ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है हार्मोनिक फैक्टर, सबसे पहला जो है हमारा हार्मोनिक फैक्टर ऑफ nth हार्मोनिक। ठीक है, इसकी देखते हैं डेफिनेशन। सो दिस इज हार्मोनिक फैक्टर जो है एच एफ एन इज इक्वल टू वी ओ एन वी ओ वन फॉर एन ग्रेटर देन वन। एन जो है ना वो वैल्यू जैसे 2 3 4 5 6 जो भी आ रहा होगा, और वैल्यूज़ क्या क्या हैं। वी ओ वन जो है ये क्या है, आर एम एस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट, ये डिजायर्ड है, और ये तकरीबन ये हमेशा यही साइनोसाइडल होगा जो आर एस वैल्यू, इसकी आर एम एस वैल्यू है। नेक्स्ट जो है वी ओ एन, ये क्या है जी, आर एम एस वैल्यू ऑफ nth हार्मोनिक कंपोनेंट। ठीक है, ये ऑब्वियसली जो भी आपका हार्मोनिक जो देख रहे हैं आप, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये उसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली बता रहा ही होता है कि व्हाट इज दी इंडिविजुअल हार्मोनिक कंट्रीब्यूशन इन दी आउटपुट। ठीक है, तो आप ये देख रहे होते हैं कि जो ईच एंड एवरी हार्मोनिक है वो आपकी आउटपुट के अंदर कितना रोल प्ले कर रहा है। मोस्टली आपका जो फंडामेंटल होता है ना वही हाईएस्ट होता है, यानी वो उसकी तो जो कंट्रीब्यूशन होती है वो हाईएस्ट होती है, लेकिन इसके बावजूद आपके पास जो आपके हार्मोनिक्स होते हैं वो भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हार्मोनिक फैक्टर जो है वो ईच एंड एवरी हार्मोनिक को सेपरेटली देख रहा होता है कि वो उसका क्या रोल है आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल मेजरमेंट होगी। ऑब्वियसली जो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट परफॉर्मेंस पैरामीटर है वो हमारे पास एक ऐसा होगा जो एक हमें एग्रीगेट वैल्यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो लेट अस सी वो क्या होगा। तो दैट इज बेसिकली दी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब ये तमाम हार्मोनिक्स का समझिए कि एक सम हो गया है, यानी एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है। वो जो था हार्मोनिक इफेक्टर जो था वो इंडिविजुअल इफेक्ट था, लेकिन अगर हम बात करें टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन तो ये बेसिकली जो है ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। अब ये क्या है, तो ये दिस इज गिवन बाय दिस फार्मूला, दिस इज वेरी सिंपल, 1/VO1 दैट इज गिवन बाय, ये समीशन इसमें आएगी, n इज इक्वल टू 2 3 एंड गोज ऑन VON स्क्वायर 1/2। तो यहाँ पे तमाम जो सवाए फंडामेंटल के जो बाकी तमाम हार्मोनिक्स हैं उनको आपने स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट ले लिया। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और यहाँ पे जो है आपने इसको स्केल कर दिया है फंडामेंटल कंपोनेंट से। अब ये है क्या, मेजर ऑफ क्लोजनेस इन शेप बिटवीन ए वेवफॉर्म and its fundamental component। तो यहाँ पे अगर मैं आपको देखूँ ये बिल्कुल यहीं पे बना हुआ है कि ये आपकी वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म है, ये इसका फंडामेंटल कंपोनेंट है। इनके दरमियान क्लोजनेस कितनी है, इससे बेसिकली जो शेप के अंदर इनकी जो है जो सिमिलैरिटीज जिस करती हैं उसको मेजर करने गेज करने की है, और ये एक क्यूमुलेटिव वैल्यू दे रही होती है जो टोटली आपके पास हार्मोनिक होती है उसकी। तो ये जो है ये मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ जो है इस तरीके से, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके पास जो है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आपको जो है क्यूमुलेटिव वैल्यू दे रहा है इसके हवाले से। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हम एक और कंपोनेंट देखते हैं। ये इस समझें कि वन इन द सेम थिंग के कुछ वैल्यूज़ जो हैं आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो गया, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो गया, हार्मोनिक फैक्टर हो गया, सॉरी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो गया, और अब आया इसमें डिस्टॉर्शन फैक्टर। ये एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और इसमें हम देख लेते हैं तो DF इज इक्वल टू 1/VO1, और यहाँ पे अगेन वही समेशन
n इज इक्वल टू 2 3 ओजोन, यहाँ पे आपने इसको VON ओवर n स्क्वेयर हाफ 1/2 स्क्वेयर रूट। इसमें सिर्फ आपने ये फ़र्क ये किया है कि आपने सम करके इसको एक सेकेंड ऑर्डर अटेन्यूएशन अप्लाई की है, तो ये सेकेंड ऑर्डर अटेन्यूएशन ये जो है ये n स्क्वेयर है, इससे आपने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर। और आपने देखा है कि पर्टिकुलर जो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन दैट रिमेंस, यानी इस एटेन्यूएशन लगाने के बाद आपके पास कितनी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो रह जाती है आपकी वेव फॉर्म के अंदर। आप इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं। डिस्टॉर्शन फैक्टर फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट इज गिवन बाय VO1 n स्क्वेयर फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर आप यहाँ पे लेना चाहें तो 2 ले लें VO2 और ये स्क्वेयर हो जाएगा 4V VO1। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि जो आपके पास इंडिविजुअल हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन है या जो हार्मोनिक्स आ रही हैं वो कितनी रह जाती हैं अगर आप इस किस्म की एक अटेन्यूएशन से सब्जेक्ट करें, तो ये उसका एक मैयर है। ठीक है, ये एक गेन मैयर एक आ गया, परफॉर्मेंस पैरामीटर आ गया आपके इन्वर्टर के हवाले से। अब हम देखते हैं लास्ट पैरामीटर, परफॉर्मेंस पैरामीटर। ये भी बड़ा एसेंशियली बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसकी भी लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस लगती है। तो वो क्या है जी, लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक, लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। ठीक है, तो ये होता है whose frequency is closest to the fundamental, whose frequency is, this is basically the harmonic whose frequency is closest to the fundamental। ठीक है, तो ये आपके पास लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जी आपके पास जो पर्टिकुलर वेव फॉर्म आ रही है उसमें लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक क्या है, फंडामेंटल के बाद कौन सा हार्मोनिक है जो आ रहा है। ठीक है, कोशिश हमारी ये होती है कि ये जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो तो उतना अच्छा है। जैसे जैसे और होता भी यही है कि जैसे जैसे ये इसकी आप सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे ना अपने फंडामेंटल से, तो फंडामेंटल की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी और इसकी वैल्यू डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। और आप ये समझ लें कि जो फंडामेंटल के बाद जो सबसे बड़ा हार्मोनिक आ रहा होता है वो यही होता है, ज़्यादातर पावर इसके अंदर होती है। और इसमें ये इसकी पावर कितनी होती है, इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3% ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। ये इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से एक मैयर आ गई। एटलीस्ट या तो ग्रेटर होता है 3% से या एटलीस्ट इक्वल होता है 3% ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट जो भी आ रहा है उससे। तो कोशिश ये होती है कि इसको मिनिमाइज़ किया जाए और वो ये होता है कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी पे शिफ्ट किया जाए। तो आप स्विचिंग स्कीम के अंदर इस किस्म से चेंजेस करते हैं कि जिसकी मदद से जो आपकी फंडामेंटल है वो तो वही रहेगी जो है आपके पास स्विचिंग जिस पे आप कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी हार्मोनिक्स जो आ रही है, पहली हार्मोनिक जो आ रही है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, हायर फ्रिक्वेंसीज़ की तरफ चली जाए। तो ये कुछ थोड़ी सी हमारी डिस्कशन थी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ इन्वर्टर्स की, जहाँ पे मैंने डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो डिस्कस किए। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वर्टर के लिए भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि उसकी जो आउटपुट है वो उसके अंदर कितनी नॉइज़ आ रही है या हार्मोनिक्स आ रही है, उसमें ये सब चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर ये एफिशिएंसी है, कन्वर्जन एफिशिएंसी। सेकेंडली नॉइज़ लेवल्स क्या हैं, अगर हार्मोनिक्स में कंटेंट ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली नॉइज़ लेवल्स हाई होंगे एंड दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। और आपने देखा कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में तो ये होता है कि आपकी जो शेप है वो कितनी क्लोज़ हो आपके फंडामेंटल से, तो जितने हार्मोनिक आप रिड्यूस करते जाएंगे फंडामेंटल से उतनी क्लोजनेस आ जाएगी शेप के अंदर। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये शेप बड़ी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि लो एंड मीडियम पावर एप्लीकेशंस के अंदर तो आप स्क्वायर वेव या क्वाजी स्क्वायर वेव भी चला लेते हैं, लेकिन अगर आप हाई पावर एप्लीकेशंस कर रहे हैं तो फिर आपको साइनोसाइडल आउटपुट के करीब करीब आना पड़ता है, मोस्ट एज मच पॉसिबल। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। होप विल कंटिन्यू विद द इन्वर्टर टॉपिक, और हम इन द फर्दर वी विल डिस्कशन वी विल स्टडी अबाउट द सिंगल फेज
इन्वर्टर्स, और वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड फुल ब्रिज इन्वर्टर. सो विल सी यू नेक्स्ट.